हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट 51 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जीएस के पोर्शन को और एजुकेशन विषय को कवर कराया जाता है। जीएस का पोर्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर, कंप्लीट करेंट अफेयर पढ़ेंगे मैराथन क्लास की तरह, है ना। तो यहाँ पर आपके 2024 और 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मुझे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी लगते थे, वो आज की इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो बड़ी हो सकती है क्योंकि मैराथन क्लास है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम कवर हो जाएंगे और फिर आपको ये दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, एक बार में ही आपको कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी इस चैनल पे करवाई जाती है। तो अगर आपके कोई ग्रुप में है तो आप लोग वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। साथ में टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ भी मैंने काफ़ी सारी दे दी हैं और जो भी तैयार हो जाएंगी वो आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। आप लोग पीडीएफ के लिए मत परेशान हुआ करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब देखिए, जो PSLV C60 था ना, ये जो है 30 दिसंबर 2024 को इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा PSLV C60 स्पैडेक्स मिशन, इसका प्रक्षेपण किया गया। अब ये क्या है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है ना, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ये प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उत्पन्न हुआ था और 2024 में ये जो प्रक्षेपण था, प्रोजेक्शन जो था, भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था। स्पैडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक, स्पैडेक्स। और इस मिशन हेतु प्रयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी को भारतीय डॉकिंग सिस्टम नाम दिया गया है। तो इसको नाम क्या है, भारतीय डॉकिंग सिस्टम। अगर इनमें से कोई भी नाम आ जाता है तो आपको पता रहना चाहिए। स्पेसडेक्स एक किफायती प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है, मतलब टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आपके यहाँ पे सवाल भी बनते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं। फिर देखिए, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। PSLV द्वारा लॉन्च किए गए 2 छोटे अंतरिक्ष यानों के उपयोग के माध्यम से अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना। तो 2 छोटे अंतरिक्ष यान, है ना। अब आपका क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर है 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए, स्पेस डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना, है ना। और ये जो है आपका, ये जो इसका जो PSLV C60 मिशन था ना, इसका उद्देश्य क्या था, पृथ्वी की गोलाकार कक्षा में 2 छोटे अंतरिक्ष यान। अब देखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड था तो यहाँ पे 2 छोटे अंतरिक्ष यान, इनका नाम है चेसर और टारगेट, SDX-01 और SDX-02, इनका उपयोग करके अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीकी का प्रदर्शन करना था, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है तो कितना भी इसमें हम कम पॉइंट्स बनाएंगे, फिर भी इतना तो मिनिमम आपको जानना ही चाहिए। एक बार पढ़ लिया तो याद भी हो जाएगा। और देखिए, अब इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो ये है वी नारायणन, प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक इसरो के जो नए अध्यक्ष के रूप में हैं। तो ये हैं आपके वी नारायणन और इनका कार्यकाल 2 वर्ष रहेगा। इन्होंने स्थान लिया है किसका, डॉक्टर एस सोमनाथ का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ते चलना है। फिर देखिए, हेमंत मुथप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये था मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग। इन्होंने, हेमंत मुथप्पा ने 29 दिसंबर 2024 को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट MIC में आयोजित जो है भारतीय राष्ट्रीय मोटरसाइकिल ट्रैक जो है ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप के चौथे और अंतिम राउंड में 15वां राष्ट्रीय खिताब, है ना। तो इस तरह से इन्होंने 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, अभ्यास सूर्य किरण भारत और किन के बीच सेनाओं के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और नेपाल के बीच है, ठीक है, अभ्यास सूर्य किरण। और ये महत्वपूर्ण, मतलब भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है और इस वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम का 18वां संस्करण था, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में, यहाँ पर ये हो चुका है, अब हो चुका है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध कहाँ बना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, तो ये चीन पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन पे बना है। इस पर मतलब मंजूरी दे दी गई है, जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी है और जो तिब्बत में भारतीय सीमा के पास स्थित है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है,
तो देखिए इसको जानते हैं यारलुंग सांगपो, है ना। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसीलिए मैं साथ में ही बताती चल रही हूँ। तो देखिए यारलुंग सांगपो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ये नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्पन्न होती है, जहां इसे यारलुंग सांगपो या बस सांगपो ही कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको खाली सांगपो भी लिखा रहेगा। और ये हो गया। अब देखिए ये कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें तो अलग है, तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित चामुंडुंग झील से हुई है। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। अदर नेम भी जान लीजिए, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से का तिब्बती नाम है, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है ना। और ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की तिस्ता, लोहित और सुबनसिरी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। तो ये जो है आपको अदर नेम भी पता हो गए। और यहाँ पर ही खाली मैं क्वेश्चन आंसर कभी नहीं कराती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मैंने कभी खुद भी इस तरह से याद नहीं किया है। याद क्या करना है, मतलब इतनी हायर स्टडीज़ की पढ़ाई कोई कितना ही रटेगा, तो एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहिए, तो जिससे आपको अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो आप कम से कम कर सको, है ना। नेक्स्ट आप देखो, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसके वास्तुकार के रूप में व्यापक रूप से माना जाता है। अब देखिए ये है 1991 में भारत का आर्थिक उदारीकरण, इनके रूप में, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी का निधन नई दिल्ली में हुआ 26 दिसंबर 2024 को। वो 92 वर्ष के थे और उनका जो कार्यकाल था कैसे 2004 से 2014 तक देश के ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। तो ये इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए 1991 में वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और वैश्विक एकीकरण के लिए रास्ता बनाने वाले परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार शुरू किए। उसके बाद देखिए 1982 में, ये तो 1991 में हुआ कि आर्थिक सुधारों के वास्तुकार के रूप में उनको जाना गया। 1982 में 1982 में आरबीआई के गवर्नर, 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 1990 में 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। तो ये इनका कार्यकाल था जिसमें इन्होंने कौन कौन सी भूमिका निभाई। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में, मतलब इन्होंने जो वित्त मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला और आर्थिक उदारीकरण के प्रणेता बने, तो उस समय कौन थी, किसकी सरकार थी, तो पीवी नरसिम्हा राव की, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा, तो इतना सारा चीज़ मतलब थोड़ा सा मुझे बनाने में भी इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया, 2 दिन लग गए। 2 दिन मैंने आपको वीडियो नहीं दी है ना, लेकिन आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आप लोग खुद ही देखिएगा। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से कहाँ आयोजित होंगे, मतलब ये जो है आपके उत्तराखंड में, है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रीय खेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने 26 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का उद्घाटन किया नैनीताल जिले के हल्द्वानी में, ठीक। तो ये हो गया उत्तराखंड, मतलब आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है जो आपके आंसर में दिए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नैनीताल जिले के हल्द्वानी में। आप देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए मेजबानी कौन करेगा, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड को मेजबान के रूप में चुना है। होस्टिंग के लिए उत्तराखंड को चुना है। और आयोजन कब होगा, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। इसका शुभंकर क्या है, तो राज्य पक्षी हिमालयन मोनाल, इसे मौली नाम दिया है ना। तो इस तरह से ये एक राज्य पक्षी के उस पर इसका नाम दिया है मौली। इसके बाद शीतकालीन होंगे जो पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। और इस बार कौन कौन से खेल भी शामिल होंगे, तो देखिए कलरी पैट्टू, योगासन, मल्लखम्ब और राफ्टिंग जैसे प्रदर्शन खेल, मतलब खेलों सहित 38 जो है खेल इस कंपटीशन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल का इतिहास अगर कहें तो पहले अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद 1940 में बॉम्बे में 9वें संस्करण के दौरान इसका नाम राष्ट्रीय खेल रखा गया। तो राष्ट्रीय खेल पहले कैसे जाना जाता था, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये तो 38वें राष्ट्रीय खेल है। 37वें राष्ट्रीय खेल मतलब हो चुके हैं, ये कब हुए थे, 2023 में गोवा में हुए थे, 25 सितंबर से 9 नवंबर, ठीक है ना। इसमें महाराष्ट्र ने 228 पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था, जिसमें 80 स्वर्ण पदक शामिल थे। तो इसके पिछला वाला कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। अभी ये कहाँ होने जा रहा है, 38वें, ये जो है उत्तराखंड में,
ठीक। नेक्स्ट है, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर किसकी वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है? तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र। ठीक है, तो वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है और ये दिन गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्र मतलब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीरता और बलिदान को सम्मानित करता है ना। पेपर में भी आया था, आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो ये देखिए यहाँ पर है, ये जो है आपका केन बेतवा नदी, तो ये जो शिलान्यास रखा गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी इनकी जो है 100वीं जयंती थी। तो सुशासन दिवस भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो जो 25 दिसंबर का दिन है ना, इसको 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास किया। तो कहाँ पे हुआ? एमपी के खजुराहो में। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट KBLP की आधारशिला रखी। और ये कैसी है? तो ये जो है एक प्रमुख अंतर्राज्यीय जल हस्तांतरण परियोजना है। इसके बनने से मतलब बहुत सारी जो है जल संबंधित समस्याएं दूर होंगी, कृषि से संबंधित, पीने के पानी से संबंधित, इस तरह की। ठीक है, तो उस क्षेत्र से संबंधित ये परेशानियों का निवारण हो जाएगा। ये अवसर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती का था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती थी 100वीं थी और इसी को सुशासन दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन से आपके 3-4 पॉइंट कवर हो गए। ठीक है, तो किसकी स्मृति में था, कौन सा था और किस दिवस के नाम पे जाना जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए और इसी तरह से बनाने चाहिए। अब देखिए, इस तरह से बनाने में मुझे तो टाइम लगेगा ही ना, क्योंकि अगर आप मंथली पढ़ते हो तो आपको बस उस समय की घटना दे दी जाएगी, है ना, कि इस बार सुशासन दिवस मनाया गया। लेकिन उससे जो लिंक करके चीज़ें बनाते हैं तो उसमें फिर टाइम लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, राष्ट्रपति चुनाव मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति चुनाव में मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो है किसको व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये श्री राम कृष्णन है। तो नियुक्तियां तो जरूर आपके व्यक्तित्व वाले सवाल से 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना। तो श्री राम कृष्णन, तो यहाँ पे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी उद्यमी श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब क्योंकि AI से संबंधित चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये नाम याद रहेगा, श्री राम कृष्णन, है ना। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में आइसलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये थे क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर, है ना। ये जो है इनका नाम है क्रिस्टन फ्रोस्टाडोटिर। तो आप ऐसे डॉटर करके याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइसलैंड की नई सरकार जिसका नेतृत्व सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रधानमंत्री क्रिस्टरून फ्रोस्टाडोटिर कर रही हैं। इन्होंने 21 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभाला और ये आइसलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये हैं क्रिस्टरून फ्रोस्टाडोटिर, है ना। तो डॉटर नाम से याद रखिएगा, डॉटर, है ना। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं वी रामासुब्रमण्यन। ठीक है, वी रामासुब्रमण्यन, है ना, इनको नियुक्त किया है। और ये सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वी रामासुब्रमण्यन को 23 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बारे में ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, है ना। तो अभी बताने का बहुत मतलब नहीं है, बस आपको ये जानना है कि क्या चीज़ किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक नहीं लाइक किया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करें और शेयर करें, है ना। और जैसे कि आपके साथ साथ औरों का भी भला हो सके, तो आपको ये जो है गुड थिंकिंग के साथ आपको ये काम करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आप देखो, दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये है न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। ठीक है, ये हैं आपके संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। इनको नियुक्त किया है IJC के अध्यक्ष के रूप में, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद। फिर है अगला है क्वेश्चन, ICC के सबसे युवा अध्यक्ष के तौर पे किसने पदभार संभाला है? तो ये हैं आपके जय शाह। ठीक है,
इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है और ये जो है ग्रेग बार्कले की जगह ICC के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ग्रेग बार्कले की जगह आए हैं और इस तरह से इन्होंने ICC के अध्यक्ष के रूप में जय शाह ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट और देखिए अगला है, ये तो ICC क्या हो गया। फिर एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद, देखिए अब क्रिकेट से ही संबंधित जो है यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको दे दी हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर एशियाई क्रिकेट परिषद, इसके हैं शमी सिल्वा, इनको एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ICC की बात करेंगे तो जय शाह, ACC में कौन है, शमी सिल्वा, वो जय शाह का स्थान लेंगे जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने। मतलब ये जो है इससे पहले जय शाह थे यहाँ पे ACC के, है ना, एशियाई क्रिकेट परिषद के पहले जय शाह थे, अब आ गए हैं शमी सिल्वा। और अभी जय शाह कहाँ पे, तो ये ICC के अध्यक्ष बन गए हैं ना, तो इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को आपको आगे पीछे दिया है। सिल्वा इससे पहले ACC के वित्त और विपणन समिति के अध्यक्ष थे, तो कौन क्या था पहले ये भी पता होना चाहिए। अगला जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो ये देखिए, और इसमें सारे मतलब जितना भी वर्ष भर का जो इम्पोर्टेंट जो घटनाएं थी वो मैंने इसीलिए ले लिया है ताकि आज की वीडियो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप ये वीडियो भी देख लें तो आपके कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा मेरा मतलब ऐसा मैंने सोच के बनाया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपको एक ही जगह मिल जाए, क्योंकि बहुत लोगों के पास अब इतना टाइम भी नहीं बचा है कि वो सारी चीज़ें देखें, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए जो 2025 का विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप थी, ये आपकी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, है ना। तो नई दिल्ली में यहाँ पे होगा और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की है, ये 12वें नंबर की है, 12वां विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। ये कहाँ होगा, तो 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। और यहीं पर मतलब यही स्टेडियम 11 से 13 मार्च 2025 के बीच वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो ग्रांड प्री की भी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो जो मार्च में होगा ये होगा आपका वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, है ना। उसके बाद देखिए प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों के 1000 से अधिक एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेंगे और पहली बार मतलब भारत में पहली बार और एशिया में चौथी बार आयोजित की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार हो रही है। नई दिल्ली से पहले 2015 में कहाँ पे हुई थी, दोहा कतर में, 2019 में दुबई UAE में संयुक्त अरब अमीरात में, और 2024 में कोबे जापान में आयोजित की गई थी। ठीक है ना, तो नई दिल्ली से पहले ये यहाँ पर हो चुकी है 2015, 19 और 24, अब ये 2025 में। फिर देखिए भारत की उपलब्धियाँ, तो 2024 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक के साथ छठा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो ये हो गया विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का। फिर देखिए अगला है क्वेश्चन, फीफा बेस्ट अवार्ड्स 2024 में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये हैं विनीसियस जूनियर, है ना। तो इसमें इन्होंने फीफा बेस्ट अवार्ड जीता है विनीसियस जूनियर, ब्राज़ील के फीफा बेस्ट अवार्ड इन्होंने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो एताना बोनामाटी स्पेन की हैं। ठीक है, तो विनीसियस जूनियर ब्राज़ील के हैं, फीफा बेस्ट अवार्ड पुरुष वर्ग में, और महिला खिलाड़ी में एताना बोनामाटी स्पेन की हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, और ये हो गया आपका। फिर एक जो और इम्पॉर्टेंट खेल है इसके बारे में पूरा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए पेरिस ओलंपिक, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, विश्व पैरा एथलेटिक, है ना, सारे स्पोर्ट्स भी मैंने कवर किए हैं। तो अब ये है देखिए पेरिस ओलंपिक 2024, ये प्रतियोगिता हुई थी 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेरिस ओलंपिक भी, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है सब स्पोर्ट्स के साथ ही। तो ये देखिए मध्य फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस में 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, तो ये जो है पेरिस में आयोजित हुई थी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और 2024 की है पेरिस ओलंपिक। 84 पैरा एथलीटों ने यहाँ का जो है प्रतिनिधित्व किया था।
भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण मतलब 29 पदक के साथ इन्होंने जीत हासिल की, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित 29 पदक के साथ इन्होंने जीत हासिल की है। और स्थान मिला है कौन सा, 18वां स्थान प्राप्त किया है। चीन सबसे पहले नंबर पे 220 पदक मिले हैं और ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और भारत ने 18वां स्थान। तो पहला दूसरा पता होना चाहिए और भारत की भी पोजीशन पता होनी चाहिए। आप देखिए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक थे। ठीक है, इनके नाम पता होने चाहिए, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। जबकि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। तो मतलब उद्घाटन में जब स्टार्टिंग हुई थी और जब एंडिंग हुई है तो इनके नाम पता होने चाहिए। तो ये थे आपके जो समारोह मतलब समापन में हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। ठीक है, हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। ठीक है, और प्रीतिपाल पैरालंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो ये जो है इनका डिटेल है। बाकी एक लिस्ट है 29 जो भी जिन्होंने जैसे पदक जीते, तो वो तो उतना मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा, बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए और कहेंगे तो आप मैं टेलीग्राम पे वो दे दूंगी, है ना। नेक्स्ट है और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया, तो चेन्नई में किया गया था, है ना। तो ये तो पता होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर है, फिर है अगला जो क्वेश्चन है, नवीनतम भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है, तो यह 25.17%। ठीक है ना, तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष आवरण, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर कराए हैं, और नहीं है तो फिर टेलीग्राम पे PDF भी दे दी है ना, तो उनको देख लीजिए। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, तो ये था द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, है ना। इनको अपनी राज की यात्रा मतलब मोदी जी को 22 दिसंबर 2024 को अपनी राज की यात्रा के दौरान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबा, इनका ये नाम है, खैर इनके द्वारा कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल अबीर जो है पुरस्कार मतलब सम्मान का नाम जरूर याद रखिएगा, ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, तो सभी को पता है तबला और भारतीय शास्त्रीय संगीत। वो ऐड आपको याद है ना, वाह ताज वाला, तो बिल्कुल वही चीज़ है। इनको जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और इनको क्या क्या जो है अचीवमेंट मिले थे, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और 5 ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आए, हाँ कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। ठीक है, टॉपिक आपका वही है, क्वेश्चन कैसे भी आए, इसीलिए मैं पूरा ये डिटेल देती हूँ आपको। नेक्स्ट है, भारतमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसमें राजमार्गों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करना। तो ये जो भारतमाला परियोजना है, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और भारत सरकार के द्वारा माल और यात्री आवागमन की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा पहल है। ठीक है, तो ये भारतमाला परियोजना थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया है, तो ये तो अब तक आपको याद हो गया होगा, सूर्यबाला जी को मिला है। और प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया है। इतना चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कौन से नंबर का है और किस सन का है, किस ईयर का है ना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि किस में कब पूछा जा रहा है। तो ये हिंदी लेखिका सूर्यबाला है, इनके उपन्यास का नाम ज़रूर याद रखिएगा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का नाम क्या है, तो ये है INS सुशील। ठीक है, तो ये जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जो भारत रूस सहयोग के भारत रूस सहयोग में एक मील का पत्थर, तो ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS सुशील। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए,
82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? अब देखिए, पहले भारतीय निर्देशक है ना, और कौन सा अवार्ड है? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसमें पायल कपाड़िया इनको मिला है, और ये जो है निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक हैं पायल कपाड़िया को, उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, यह फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसके लिए गोल्डन पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित किया है, और इस पुरस्कार में नामांकित होने वाली वे पहली भारतीय निर्देशक बन गई हैं, ठीक है। तो पायल कपाड़िया आप जान रहे हैं कि मतलब इनका नाम तो याद ही रहेगा ना। तो इस तरह से भारतीय निर्देशिका है ये। नेक्स्ट है 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबा 3 उपग्रहों का प्राथमिक मिशन क्या है? ये भी मैंने कल आपको करवाया था। तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, ठीक है। और जो प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को अत्यधिक मतलब अंडाकार कक्षा में ले गया, और प्रोबा 3 मिशन सूर्य के कोरोना, इसका मैंने बताया था ना आपको कि 3 इसकी जो है लेयर्स हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अध्ययन करना है बाहरी वायुमंडल का, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। तो अभी आपको खाली इतना जानना है कि सूर्य के कोरोना का अध्ययन, बाहरी वायुमंडल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया था ना सूर्य की 3 मतलब जो लेयर्स होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई थी। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में नेतुम्बो नंदी नेदेतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नामीबिया की बनी है। इनको नामीबिया का 8वां राष्ट्रपति इन चुनाव इन्होंने जीता है, जो 57% से अधिक वोटों के साथ देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सत्तारूढ़ स्वैपो पार्टी की हैं, नेतुम्बो नंदी नेदेतवाह, इनका नाम याद रहेगा वैसे आपको, है ना। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये है स्ट्रीन कीर। तो ये तो हो गया इंग्लिश का। इनकी जो है रचना कौन सी थी? तो देखिए इंग्लिश के लिए जो स्ट्रीन किरे थी अंग्रेजी भाषा का, तो स्प्लिट नाइट ये उपन्यास है इनका, स्ट्रीन किरे, है ना, जैसा कि इंग्लिश नाम है। तो इंग्लिश की उपन्यास है स्प्लिट नाइट्स। गगन गिल को हिंदी के लिए मिला है, और इनकी जो रचना है ये कविता है मैं जब तक आई बाहर, है ना। तो औरों की मतलब और भी हमको जान लेना चाहिए ना, खाली इंग्लिश का तो पता ही है कि स्ट्रीन किरे हैं। दीपक कुमार शर्मा, इनको संस्कृत का मिला है, कविता है भास्कर चरितम, ठीक। अगर आपको ये टेबल भी याद रहेगी ना तो आप वहाँ पर तुरंत जो है राइट आंसर पे पहुँच जाओगे। मुकुट मणिराज, ये राजस्थानी, और इनकी जो रचना है ये है गाँव और अम्मा, ये भी कविता है, ठीक है ना। तो बाकी सारी कविता हैं, और ये जो है इंग्लिश वाला इनका उपन्यास है ना, स्पिरिट नाइट्स, स्ट्रीन किरे, ठीक। तो नाम याद रहेगा, स्ट्रीन और स्पिरिट, है ना, तो याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिस्कोवा किस देश से संबंधित है? चेक रिपब्लिक से, ठीक। बहुत ज़्यादा डिटेल इनका कुछ है नहीं ऐसा। नेक्स्ट है अगला जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो MP के उज्जैन में इसको किया है इन्होंने। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत के 26वें CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। और स्थान किसका लिया है इन्होंने? राजीव कुमार, ठीक है। तो राजीव कुमार जी 18 फरवरी को रिटायर हो गए, तो अभी आए हैं ज्ञानेश कुमार जी CEC के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त। काफ़ी पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो नया लोकपाल ये है आपके न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर, है ना, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। तो देश का नया लोकपाल न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। सभी के नाम थोड़े से अलग ही से हैं, तो वो आपको याद रहेंगे, है ना। 28 जनवरी 2025 को देहरादून में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? तो राष्ट्रीय खेलों का हमने जान लिया कि क्या था, और यहाँ पर ये जो था ग्रीन गेम्स है। तो जो 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया, और ये जो है यहाँ पर खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम, है ना।
फिर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए जनवरी 2025 में श्रीहरिकोटा से NVS-02 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि है ना। तो देखिए ये 100वां प्रक्षेपण था NVS, है ना, NVS नेविगेशन सैटेलाइट 02 उपग्रह। तो 29 जनवरी 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, देखिए अंतरिक्ष केंद्र तो सबके वही है ना, ये तो याद करने की जरूरत नहीं, अब तक याद होगा। और NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ठीक है ना। और ये GSLV F-15, देखिए रॉकेट का नाम भी याद रहना चाहिए, GSLV F-15। कभी इस तरह से भी पूछ ले, मान लो यहाँ पर ये नंबर ना देकर, है ना, और इस तरह से पूछ लिया, रॉकेट का नाम दे दिया, तब आप कैसे करोगे। तो GSLV F-15 रॉकेट का उपयोग करके संचालित यह मिशन श्रीहरिकोटा से इसरो का 100वां प्रक्षेपण है ना। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है इसमें, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और अगर थक गए हैं मतलब लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पॉज करके फिर आप बाद में देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 में प्रदर्शन के लिए ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। तो ये है स्मृति मंथाना को दिया गया है, भारत की सलामी बल्लेबाज है। और उप कप्तान स्मृति मंथाना को ये जो है ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है 24 जनवरी को भारत ने यहाँ पर ये 25 जनवरी है, 24 जनवरी को यूपी का वो होता है ना। तो ये आपका 25 जनवरी है, यहाँ पर इसको ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। तो 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। यहाँ पर देखिए ये है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी का है, और इसी दिन यूपी उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी का ही है, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आगे पीछे आपको दिया है कि 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, और यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक है, ठीक है। तो और राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी का है। नेक्स्ट, भारत के डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के ज्ञान को बढ़ाना। ये है यहाँ पर भारत डीप ओशन मिशन, मतलब यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करने के लिए यहाँ पर तैयारी अपनी की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया है। तो देखिए ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए है, तो इसमें दिया गया है इसको लघु फिल्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए भारतीय लघु फिल्म अनुजा को, है ना, ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया है। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2024, 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ये है ओपेनहाइमर। बाकी सारा भी देख लीजिए। देखिए ये कहाँ पे हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें नंबर का, मतलब 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, और इसमें ओपेनहाइमर नामक बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 अवार्ड जीते थे, है ना। तो ऑस्कर 2024 में ओपेनहाइमर को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन की मिला था। इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये सारे शामिल थे, ठीक है। तो इस तरह से बाकी चीज़ें अगर आपको यहाँ देखना है तो देख लीजिए कि अभिनेता कौन थे, तो किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, क्रिस्टोफर नोलन ने बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड। तो इतना नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत सारे इसके जो है कैटेगरीज हैं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि 96 में ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला था। हुआ कहाँ था, तो यूएसए के लॉस एंजल्स में, 96 नंबर का। बाकी चीज़ें आपको मैंने दे दी हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, ठीक है, कि बेस्ट एक्टर कौन थे और बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये है सुभाष चंद्र बोस जी के, है ना। नेक्स्ट 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है, तो ये हुआ जो है 76वें गणतंत्र दिवस की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये जो है इसकी थीम थी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कई झांकियाँ भी थी। और इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो,
ये चौथी बार इनको इंडोनेशिया से इनको आमंत्रित किया गया था। इससे पहले वे इंडोनेशिया से ही आए थे, है ना। तो ये चौथी बार आए थे मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एनटीटी लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है, आपको मैंने बताया था, कॉमर्शियल पर्पस से व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों का प्रबंधन। किसकी तर्ज पे है? तो डिजी लॉकर के। जब डिजी लॉकर की इन्होंने देख लिया सफलता कि किस तरह से वो काम कर रहा है, कितना यूजफुल है, तो फिर ये एनटीटी लॉकर भी यहाँ बनाया गया है। सरकार ने व्यावसायिक और संगठनात्मक दस्तावेजों के प्रबंधन और सत्यापन के लिए एनटीटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और किसके द्वारा विकसित किया है? तो NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है, और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो ये है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2024 में किसको मिला है? तो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? मनु भाकर जी को। कौन है ये? तो ये हैं, यहाँ पर देखिए, मनु भाकर, मतलब ये जो हैं वो है, यहाँ पर देखिए किसको किसको मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियनशिप मनु भाकर, ठीक है। और डबल पदक विजेता है हरमनप्रीत सिंह, पुरुष हॉकी टीम कप्तान, और प्रवीण कुमार, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता। तो इनको यहाँ पर 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मनु भाकर, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर कुछ वन लाइनर MCQs है जो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक ज़रूर दिया करिए, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि इतनी 2 दिन से मेहनत कर रही हूँ तो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ना। नेक्स्ट है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक इंडिया स्पेस स्टेशन स्थापित करना एवं एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतारने की योजना है? तो ये 2035 और 2040 तक। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ का इस आयोजन का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, है ना। अगर मान लो कुरुक्षेत्र दे दिया तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को बीमा के प्रति जागरूक करने और सुलभता बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की? बीमा सखी योजना, ठीक है। नाम ही याद रहेगा बीमा के प्रति, तो बीमा सखी योजना। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाली दुनिया का पहला देश बन गया है? तो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है, $400 से अधिक की संपत्ति के साथ दुनिया के पहले व्यक्ति बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो एलन मस्क। अगला जो क्वेश्चन है, चक्रवात चिड़ों ने 14 दिसंबर 2024 को किस स्थान से टकराकर व्यापक विनाश किया है? तो फ्रांसीसी द्वीप, ये हिंद महासागर में स्थित है, फ्रांसीसी द्वीप मायोट, है ना। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश कौन सा है? तो मोल्दोवा, ये अभी 105वां बन गया है। आर्मेनिया था 104 नंबर का, है ना। तो 104, 105वां जरूर पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता को कम करने के लिए सोलर एनर्जी के यूज़ को बढ़ावा देना, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर देखिए, ये अपने सदस्य देशों में ऊर्जा सुरक्षा, मतलब जो भी 105 देश इसमें शामिल हो गए हैं, इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के साधन के रूप में सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, स्टैटिक पार्ट भी पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा AI और ऊर्जा पर एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया है? तो ये है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या है? ब्रेन रॉट को किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में कथित गिरावट के रूप में परिभाषित किया है। ब्रेन रॉट, रॉट मतलब क्या है? खराब, है ना, सड़ा हुआ। तो इस तरह से जो मानसिक स्थिति में गिरावट आ रही है, और ये स्थिति किसके द्वारा आती है? तो ऐसी कंटेंट जो मुख्य रूप से ऑनलाइन कंटेंट के रूप में अत्यधिक उपयोग के कारण परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है ना। ज़्यादा ऑनलाइन जब आप रहते हो, कैसा कंटेंट देख रहे हो, कैसा क्या है, तो ये है ब्रेन रॉट से संबंधित है।
नेक्स्ट है, इसरो ने 4 दिसंबर 2024 को सूर्य की कोरोना का अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो PSLV XL प्रोबर 3 मिशन, ठीक है, सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए, है ना। किस देश ने सौर ऊर्जा से चलने वाले जलकुंभी हार्वेस्टर के ने पहले औद्योगिक डिजाइन को मंजूरी दी है? तो भारत ने, सोलर एनर्जी से चलने वाले, है ना। और देखिए, क्योंकि पहले औद्योगिक डिजाइन है तो ये भारत का ही है, जलकुंभी हार्वेस्टर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो ये IIT दिल्ली, है ना। और IIT दिल्ली पहले नंबर पे, IIT खड़गपुर दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, सस्टेनेबिलिटी 2025 की बात हो रही है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा तो इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये बना है ना। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य किस अधिनियम को संशोधित करता है? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को, है ना। नेक्स्ट है, और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये है, किस भारतीय पारिस्थितिकविद को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये माधव गाडगिल को, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फरवरी में हुआ था, बेंगलुरु कर्नाटक में, सबसे बड़ा एयर शो था। फिर है, यह तो पता ही है, 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, और थीम क्या थी 2025 गणतंत्र दिवस की? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है, 8 से 10 जनवरी 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, है ना। तो इस तरह से ये प्रवासी भारतीय दिवस ये हुआ था। भारत ने किस वर्ष को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म, मतलब रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया है? 2025 को, ठीक है। तो ये मतलब सेना से संबंधित, सैन्य सुविधाओं से संबंधित इस वर्ष को रक्षा सुधारों का साल घोषित किया है 2025 को, ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है, सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? देखिए, नवंबर की घटना है, तो इनका उपन्यास था ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल उपन्यास किस पर आधारित है ये भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो काफ़ी सवाल आपके ये जो है स्पेस रिसर्च से बनते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल। अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग थोड़ा सा बताइए, है ना, इसका फुल फॉर्म बताइएगा सब लोग। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।